अस्सलाम वालेकुम जी। फिंजनी कंसल्टिंग से मोइज़ हसन आपके साथ है और मेरे साथ हैं एडवोकेट साइमान वार। और हम लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी फिंजनी कंसल्टिंग को पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म से टैक्स की और इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज और SECP के कंपनी के मैटर्स और वगैरह दीगर सर्विसेज हम फराहम कर रहे हैं। आज जो सेशन अब हम कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा रिलेट करता है बजट से। बजट में आज हम टू द पॉइंट बात करने लगे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस साइमा सबसे पहले ऑफेंस ज़रा पढ़ते हैं आप कि पहले क्या था। ये सेक्शन 182 में कि 182 में जो सबसे पहली चेंज आई है वो रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड आई है। ये लेटेस्ट है, पुरानी पढ़ती हैं साइमा आप? सबसे पहले तो ये कि जो सेक्शन 182 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो रिलेट करता है तमाम पेनल्टी से। मतलब आप कौन कौन सा ऑफेंस करेंगे, कौन कौन सी नॉन कंप्लायंस करेंगे, तो उससे रिलेटेड क्या क्या पेनल्टीज़ होंगी तमाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो वो 182 के सेक्शन में है। इसके सीरियल नंबर 1 में चेंज आया है। सीरियल नंबर 1 को उसने पूरा का पूरा ही सब्सटीट्यूट कर दिया है। ये नहीं किया कि कोई एक आधा पॉइंट चेंज किया हो, उसने ओवरऑल पूरी ही पेनल्टी को चेंज कर दिया है। तो पहले हम पहले क्या पेनल्टी थी वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो थी पेनल्टी जो थी वो 0.1% ऑफ टैक्स पेबल फॉर ईच ईयर, फॉर टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। यानी कि उस साल की जाकर जो टैक्स पेबल बनता था उसका 0.1% कैलकुलेट किया जाता था, और उसको हर दिन, जितने दिन तक वो डिफ़ॉल्ट करता है, जितने दिन तक वो इनकम टैक्स की रिटर्न अंडर सेक्शन 114 पे अपनी फ़ाइल नहीं करता, तो उतने दिनों के हिसाब से वो पेनल्टी कैलकुलेट होती थी। यहाँ पर उसने एक चेंज किया है, वो चेंज फिर हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही उसने एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लगाया हुआ था कि मैक्सिमम पेनल्टी जो होगी वो 50% ऑफ टैक्स पेएबल होगी। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे उसका पेएबल जो है वो 50,000 था, तो उसके 50% यानी कि 25,000 तक वो मैक्सिमम पेनल्टी उस पर लागू थी। इससे ज़्यादा की पेनल्टी वो उसको नहीं लगाई जा सकती थी। यहाँ पर भी उसने चेंज कर दिया, उसने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को चेंज कर दिया है। उसके बाद एक मिनिमम थ्रेशोल्ड था कि मिनिमम पेनल्टी कितनी देनी है। अगर आपने 114 की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपने मिनिमम 40,000 की पेनल्टी देनी होती थी। इसमें भी उसने चेंज किया कि उसने मिनिमम थ्रेशोल्ड को भी चेंज कर दिया है। इसके साथ एक क्राइटेरिया था, नीचे आ जाते हैं हम प्रोवाइज़ो में, कि वो कहता था कि अगर दो कंडीशन थी सैलरीड के केस में, कि अगर आपने सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी, मतलब टोटल सैलरी, टोटल इनकम मुख्तलिफ सोर्सेज से हो सकती है, लेकिन उसमें से अगर इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी टोटल इनकम का 75% है, और एक दूसरी कंडीशन थी कि आपकी मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो 5 मिलियन की है, तो आपकी जो मिनिमम पेनल्टी थी वो 5,000 थी। तो इसमें भी उसने चेंज किया है। ये है कि एक तो उसने जो पेनल्टी की अमाउंट है वो चेंज कर दी है, और दूसरा उसने जो दूसरी कंडीशन थी ये कि 5 मिलियन की इनकम मैक्सिमम होनी चाहिए ऐसा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो वो भी उसने उसको चेंज किया है। साथ ही एक और इसमें प्रोवाइज़ो था कि अगर आपकी इनटैक्सेबल इनकम 800,000 से तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो एक मिनिमम पेनल्टी आपको देता है 5,000 हाँ, की। साथ में ना ये लेटेस्ट बजट भी देख लेते हैं ना साथ साथ, ताकि वो भी आसानी हो जाए कि अब चेंज उसमें आया क्या है। वेयर अ पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ द इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 ड्यू टू विद इन द ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट में नहीं भरता, ड्यू डेट से मुराद ये नॉर्मली सितंबर में ड्यू डेट होती है, तो सितंबर में अगर कोई रिटर्न अपनी फाइल नहीं करता तो उसको हम ड्यू डेट कहेंगे। वैसे डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड होती हैं, हाँ जी। तो वो अगर डेट एक्सटेंड हो गई है तो फिर वही डेट ड्यू डेट कहलाएगी। जी। वो अगर डेट जो है वो सितंबर से आगे अगर एक्सटेंड करके वो आपको, पिछले 2 सालों से तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड आ गया है कि अब वो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हो रही। जैसे लास्ट ईयर 2021 के लिए उसने एक्सटेंड करके उसको 15 अक्टूबर कर दी थी, तो हम ड्यू डेट 15 अक्टूबर कंसिडर 15 अक्टूबर करेंगे। कंसीडर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो ड्यू डेट किसको कह रहा है। वो ड्यू डेट एक्सटेंडेड भी हो सकती है, वो ड्यू डेट वो मेन डेट को भी कह सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वो ड्यू डेट है क्या। तो वो ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर आपने अपने रिटर्न जमा करवा दिया तो फिर तो ठीक है। अगर ड्यू डेट में अगर आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई है फिर पेनल्टी आप पर लागू होनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या है? पे अ पेनल्टी ऑफ हायर ऑफ, इनमें से कोई भी हायर ऑफ आपने पे करनी है। नंबर 1.1 ऑफ द टैक्स पेएबल, जितना आपका टैक्स बनता था उसका आपने 0.1% आपने जमा करवाना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट।
हर दिन गुजरने के साथ आपका 0.1% बढ़ता चला जाएगा, जितना आपका टैक्स जमा होना था उसका। अच्छा जी, ये एक फिगर बन गई आपकी। दूसरी फिगर क्या है जी आपकी, ₹1000 फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। एक फिगर ये आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका टैक्स बनता ही 1,00,000 था, उसका 1% जो है वो 1000 ही बनता होगा। 1000 बना, कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 0.1 कितना बन गया जी इसका, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ बन गया ना। हाँ जी, जी 100 रुपीज़ हाँ बन जाएगा, और साथ ही दूसरी लिमिट है 1000 की, हाँ यानी कि 1000। अब हायर। हायर ऑफ जो हो गया वो 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक हो गया। अब वो तीसरी कंडीशन पे आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम पेनल्टी शैल बी, मतलब इन दोनों में से आपने देखना है कि मिनिमम, ना 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 ना, अब ये दो बातें हो गई हायर ऑफ। अच्छा, उसके बाद आपने कहना है जी प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम पेनल्टी शैल बी ₹10,000 इन केस ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग 75% ऑफ और मोर इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी कि और हमने जो पेज पहले पढ़ा है, अभी हमने लास्ट ईयर का जो लॉ देखा है, उसमें ये मिनिमम पेनल्टी थी 5000 की। अब उसने इसको अब उसको बढ़ाकर बढ़ा के 10,000 कर 10,000 दिया कर है। दिया है। ये देखें, और ये थी यहाँ पर, ये आ गया, ये 5, ना ना, ये 5,000 रुपीज़, ये 5,000 रुपीज़ थी, इसको उसने बढ़ाकर यहाँ पर 10,000 रुपीज़ कर दिया। साथ ही उसने जो दूसरी कंडीशन थी कि जनाब रुपीज़, आपकी 5 मिलियन की सैलरी से ज़्यादा ना हो, वो वो उसने उसने 5 कंडीशन मिलियन ख़त्म की कर कंडीशन दी थी, है। कंडीशन ही ख़त्म कर दी है। यानी कि अब आपकी चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी 50 लाख हो, चाहे 50 करोड़ हो, अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी 75% बना रही है आपकी टोटल सैलरी का, तो आपने मैक्सिमम टोटल जो इनकम पेनल्टी का, देनी है। टोटल इनकम का, हाँ जी, मैक्सिमम आपने अपनी जो टोटल इनकम का पेनल्टी मतलब देनी है आपकी 10,000। टोटल आपकी इनकम का 75% बना रही से मुराद ये है कि अगर आपकी रेंटल इनकम भी आ रही है और आपकी, अगर आपकी आप कोई बिजनेस सैलरी भी इनकम करते से हैं। बिजनेस है या कोई और इनकम है आपकी, नॉर्मली जो सैलरीड लोग होते हैं उनकी नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई और इनकम आ रही होती है तो या तो वो फॉरेन सोर्स इनकम आ रही होती है या रेंटल इनकम आ रही होती है। तो अगर उनकी कोई रेंटल इनकम आ रही है और रेंटल इनकम के अलावा उनकी जितनी भी इनकम है वो 75% है जो सैलरी है, तो इस केस के अंदर सैलरी अगर 10,000 रुपये भी है और आपने रिटर्न जमा ना कराई तो आपकी जो मिनिमम पेनल्टी लगेगी वो 10,000 रुपये लगेगी। दूसरे में क्या है जी, और ₹50,000 इन ऑल अदर केसेस, सैलरीड के केस में 10,000 रुपये की पेनल्टी है जी, बकाया सब के केस के अंदर वो 50,000 ₹50,000 जो कि पहले 40,000 ₹40,000 थी। हुआ करती थी। ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ 40 लिखा हुआ है, ये 40,000 रुपीज़ हुआ करती थी। सो ये उसने एक इंक्रीज कर दिया। Provided further that the maximum penalty shall not exceed 200% of the tax payable by the person in a tax year. यानी कि पहले जो 50% का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड था कि 50% टैक्स पेबल से ज़्यादा का आप उस पर आपका पेनल्टी नहीं लगा नहीं सकते लगा हैं, सकते, वो अब 200% 200% तक जा सकता है। यानी कि अगर आपका टैक्स पेबल था 50,000, तो आपको टैक्स पेबल से मुराद ये होती है कि आपका अगर जमा कराने वाला टैक्स, मतलब 1,00,000 रुपये आपने कमाया, मैं इधर एक वर्किंग में दिखा देता हूँ आपको, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका जो आपकी टोटल इनकम थी, सॉरी, जो आपकी टोटल इनकम थी वो थी 10 लाख, फ्रॉम सैलरी। सैलरी से करें या बिजनेस से कर लें? बिजनेस से कर लेते हैं, कंपनी कंसिडर कर लेते हैं पहले इसको, कंपनी कंसीडर कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। क्योंकि हम मैक्सिमम पेनल्टी डिस्कस कर रहे हैं, उसका सैलरी या नॉन सैलरी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए फिर इनकम उठा लेते हैं ना, इसको हम 15 लाख कर लेते हैं, ठीक है जी। आपकी 15 लाख रुपए की आपकी इनकम थी। अब इनकम के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस इसमें से लेस किए हमने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50,000 रुपये के एक्सपेंसेस आपने इसमें से लेस कर दिए। ओके, 50,000 के आपने इसमें से एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस लेस कर दिए। बहुत से मेरे आजकल एक बड़े मासूम दोस्त आ रहे हैं जो आईटी की इंडस्ट्री से हैं, जो अपने ज़ाती एक्सपेंसेस लेस करवाने की ख्वाहिशमंद होते हैं मेरे से। वो ज़ाती एक्सपेंसेस लेस नहीं होते इसमें से। तो ये आपके 14,50,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट आ गया। मैंने बहुत थोड़े एक्सपेंसेस किए हैं इसमें से लेस, नॉर्मली बिजनेस के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो अमाउंट आई है इसके ऊपर टैक्स का रेट लगेगा
जो 29% है आमतौर पे कंपनी के लिए। कंपनी के लिए वो 29% है। अगर वो सिंपल वो होता, इंडिविजुअल या एओपी होता तो उसके लिए स्लैब इंडिविजुअल रेट्स, होता तो उसके लिए ज़्यादा होता, इंडिविजुअल के लिए कम होता, वो स्लैब रेट्स यूज होते स्लैब हैं। रेट्स यूज़ हो जाते, स्लैब्स होते। तो वो जो जितना भी इसका कैलकुलेट होगा 29% निकालिएगा सर। 420500 420500 ये इसका टैक्स पेएबल था। जी, टैक्स चार्जेबल, ये इसका टैक्स लगा। जो चार्जेबल बना। हाँ इसके जी, बाद इसमें इसके से बाद इसके एडजस्टमेंट्स इसने होंगी, एडजस्टमेंट्स होंगी। उसमें टैक्स क्रेडिट्स की भी एडजस्टमेंट्स आ इसमें से सकती है। क्रेडिट्स भी आ सकते हैं, उसका एडजस्टेबल जो और टैक्स है जो विद इसने होल्डिंग टैक्स विद कटा हुआ होल्डिंग है। टैक्स जो पूरे साल में उसने पे किया हुआ है, वो भी लेस होगा। दोनों लेस करने के बाद जो उसका पेएबल आएगा, मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो 1 लाख रुपए आ गया, इसका अब 200% तक वो जा सकता है आपको पेनल्टी लगाने। यानी कि 1 लाख का 200% आप खुद निकाल लेना। क्या हुआ? 2 लाख बन जाएगा। हाँ डबल हो जाएगी ना, हम्म, ठीक है। अच्छा जी, पेनल्टी शेल बी रिड्यूस्ड बाय, ये एक अच्छी किसने बात हुई है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ठीक है, that the amount of the penalty shall be reduced by 75%, 50% and 25%। ये पिछले पहले भी था। ये पहले भी प्रोवाइजर हाँ। मौजूद था। If the return is filed within the 1, 2 and 3 months respectively, अगर आपने पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी, ये एक प्रमोशन है, ये हमेशा से वो आपको कोशिश करते हैं, रिलीफ होता है कि आप जल्द से जल्द रिटर्न जमा करवा दें, कि आप जल्द से जल्द रिटर्न अगर आप करें। ड्यू डेट के फ़ौरन बाद या एक्सटेंडेड ड्यू डेट के फ़ौरन बाद अगर आप रिटर्न जमा करवा दें, तो वो फिर आपको ना ये पेनल्टी रिड्यूस कर देगा इतने % से, एज प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री, इट इज डिक्लेयर्ड दैट द एक्सप्रेशन टैक्स पेएबल मीन्स द टैक्स चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर मेड और ट्रीटेड टू हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 120। जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं ना, तो वो ऑर्डर एक पास होता है इसके अगेंस्ट 120 का। आपको पता ही होगा कि जी ये पाकिस्तान हमारे उन ममालिक में से चंद ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर आपको ये आज़ादी हासिल है कि आप जो मर्जी भी लिख कर दे दें वो मान लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आपने यहाँ नोट किया होगा कि पिछले लॉ में एक और रिलीफ था कि अगर आपकी मैक्सिमम इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपकी जो पेनल्टी थी वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये प्रोवाइज़ो उसने अब ख़त्म कर दिया है, यानी कि आपकी सैलरी के अलावा अगर आपका कोई भी और केस है, चाहे जितनी मर्जी इनकम है, थोड़ी है ज़्यादा है, तो आपकी जो मिनिमम पेनल्टी है वो 50,000 रुपये है। मतलब अब आपको कुछ रिलीफ मिले हैं, लेकिन कुछ ये चीज़ें आपको अब जाननी पड़ेंगी कि ये कुछ आपके लिए चीज़ें ख़तरनाक हो गई हैं। कि सैलरी अब अगर आपकी थोड़ी सी भी है और अगर आपने रिटर्न ना जमा कराई तो 10,000 तो अब आपने देने हैं। अच्छा जी, इसके साथ तो आपने इस बात को यहाँ से आपको समराइज़ आपको मिल गया है कि एक अच्छा सा ग्लिम्स आपको 182 का इस सेक्शन का, तो आपको इस सीरियल नंबर 1 का तो हमने आपको दे दिया, 182 के इस पॉइंट का। इस 182 की दूसरे भी एरियाज़ में कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन हम उसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो हमारी आप अदर वीडियोस में मैं करेंगे। आपको ऐड करना चाहूँगी कि साल 2022 ख़त्म हो चुका है, ये 30 जून 2022 को, और उसकी फ़िलहाल जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2022 है। अगर एक्सटेंड कर दे FBR तो वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर है। तो अगर आपने सेक्शन 192 की इस पेनल्टी को जो हमने अभी डिस्कस किया है इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ड्यू डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल करवा दें। अच्छा, आप हमें भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की किसी भी टैक्स के मैटर में, या आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन या किसी किस्म की हेल्प के लिए रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। हमें साइमा से भी रब्ता किया जा सकता है। आप हमारे फेसबुक के पेज को, यूट्यूब के लिंक को, हमारा एक और जो है वो प्रोफेशनल चैनल भी हमारा एक मौजूद है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, उसमें भी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होती हैं। इसी के साथ
इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दूसरी हमारी वीडियोस भी जो है वो सारे सेक्शन से रिलेटेड जो जितनी चेंजेस आई हैं इस बजट में, हमने उसमें इसकी डिस्कशन, सिंप्लीफाइड डिस्कशन हमने उसमें की हुई है। थैंक यू सो मच। साथ आप स्टे ट्यून रहिएगा ताकि आप सारी के सारे बजट को अच्छी तरीके से और सारी चेंजेस को समझ सकें।